एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओजुई फाइनली होपलेस डीमन अबीस के अंदर से बाहर निकल आता है और उसे एक नया दोस्त भी मिल चुका है। वो उसे लेकर कहता है चलो हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। तो वो लॉन्ग फैमिली में वापस आने वाला है। इस एपिसोड की शुरुआत में लॉन्ग फैमिली के गेट का सीन दिखाया जाता है। लॉन्ग फैमिली जाओशैंग इंपीरियल सिटी में रहती है। उनके शहर का गेट काफी ज्यादा बड़ा होता है जहाँ पर 2 गार्ड्स खड़ी होती है। जबकि हमारा जाओजुई अपने छोटे भाई के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। वो वहाँ पर पहुंचता है और कहता है चलो यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुंच जाए और फाइनली मैं अपने घर वापस जाने वाला हूँ। जाओजुई इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो बहुत जल्दी सिटी गेट के अंदर एंटर होगा और उसके बाद लॉन्ग फैमिली में जाकर अपनी होने वाली वाइफ से मिलेगा। पीछे यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे घोड़े के पाँव की आवाज आती है कि घोड़ा बड़ी स्पीड के साथ भागता बाहर आता है। तो दूसरी तरफ से एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर और इसकी बिगड़ी हुई बहन वो दोनों अपने घोड़ों के ऊपर वहाँ पर आ रहे होते हैं और साथ ही दूर दूर से चलाकर कह रहे होते हैं सभी लोग रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोग घोड़े के नीचे आकर मर जाओगे। वो लोग अपने घोड़ों को बिल्कुल भी आहिस्ता नहीं कर रहे होते। गली में जो लोग होते हैं और जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो सभी लोग जंप करते हुए साइड पर हटते हैं और अपने आप को बचाते हैं कहीं ये वो घोड़ों के नीचे ना आ जाए। हमारा जाओजुई और उसका बंदर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसी वक्त वो घोड़ा उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। घोड़ा वहाँ पर रुक जाता है, अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और हमारा जाओजुई और उसका बंदर बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तब बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पर ब्रेक लगाता है और ये दोनों बच ही जाते हैं। हमारा जाओजुई वहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ने की वजह से खांस रहा होता है कि उसे समझ नहीं आ रही होती कि इस बूढ़ी लड़की ने किया क्या। ये अपने घोड़े को उसके ऊपर चढ़ा देने वाली थी। ऐसी वहाँ से धूल मिट्टी हटती है और जाओजुई सामने की तरफ देखने लगता है। उसी वक्त वो लड़की अपने हंटर को यूज करते हुए जाओजुई के चेहरे के ऊपर अपने हंटर से अटैक करती है। उसके चेहरे के ऊपर कट लगता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जाओजुई अपने मुंह पर हाथ रखकर वहाँ पर खड़ा होता है जबकि वो यंग लेडी उसे कहती है क्या तुम मरना चाहती हो? क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली मरने के लिए? तुम मेरे घोड़े के सामने क्यों खड़े हो? तो हमारा जाओजुई गुस्से के साथ घूरकर उसकी तरफ देखता है तो वो यंग मिस उसे कहती है लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं हटने वाले, तुम आगे से रेजिस्ट कर रही हो जबकि मैं तुम्हें हटने का कह रही हूँ। लगता है तुम मरना चाहती हो। हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने रेजिस्ट करने की? तो इस यंग मिस का नाम चुनलैन होता है। तो उसका भाई उसे कहता है चुनलैन तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर बहस क्यों कर रही हो? जी तो पता नहीं कौन है और घटिया सा बैगर है। जी तो वो ये भिखारी दिखाई देता है। क्यों ना तुम अपने घोड़े के साथ इसको घोड़े के पाँव के नीचे देकर यहीं पर मार डालो। कौन सा इसके पीछे कोई रोने वाला है? हमारा जाओजुई इन दोनों को पहचानता है। वो कहता है लगता है कि ये दोनों बेवकूफ फैमिली के जू फेंगबो और फेंग फैमिली की चुनलैन है। चुनलैन फेंगबो की बात सुनने की बात कहती है तो फिर ठीक है, आप देखना मैं कैसे से अपने घोड़े के पाँव के नीचे देकर रोन देती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कौन जहाँ पर मुझे रोकता है। फिर साथ ही वो अपने घोड़े को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है ताकि वो हमारे जाओजुई को अपने घोड़े के नीचे दे सके। उसी वक्त उसका लिटिल ब्रदर जल्दी से जंप करते हुए उस घोड़े के मुंह पर चढ़ जाता है। घोड़े के मुंह पर चढ़ने के बाद अपने पंजे के साथ उस बेचारे घोड़े के मुंह पर सारी खराशें डाल देता है जिसकी वजह से वो घोड़ा बिदक जाता है और पीछे की तरफ जंप लगाता है। बेचारी चुनलैन उस घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरने के बाद वो गुस्से के साथ सामने की तरफ देख रही होती है जबकि उसी वक्त वो मंकी जंप करते हुए उसके चेहरे के ऊपर भी आकर चढ़ जाता है और उसके चेहरे के ऊपर भी खराशें डालने लगता है। बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, वो वहाँ पर चीखें मार रही होती है जबकि फेंगबो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस बकवास बंदर को मार डालो। सबसे आगे आगे फेंगबो खुद होता है। वो अपनी तलवार लेकर भागता हुआ आगे बढ़ता है। हमारा मंकी उसकी तरफ देखता है और वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। मंकी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है जबकि वो दूसरे वाले के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और पीछे की तरफ जंप कर जाता है और फिर साथ ही उन लोगों की नकल भी उतारता है जिससे वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही कमीना बंदर है। वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, मुझे इस बंदर का सर चाहिए, इसको मार डालो। और वो सभी लोग जल्दी से भागते हुए उस बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग उस बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा जाओजुई अपने उस स्नेक आर्ट को यूज करते हुए सांप की तरह बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी यंग मिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो चुनलैन के सामने खड़ा होता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मिस चुनलैन तुम्हें यहाँ पर गिरे रहने की क्या जरूरत है? चलो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाए, तुम्हारे जैसी यंग मिस यहाँ पर गिरी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उसको बाजू से खींचकर ऊपर खड़ा कर देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। फिर साथ ही चुनलैन गुस्सा हो जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, इस बंदर ने यहाँ पर मुझे नीचे गिराया है तो वो बंदर तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने साथियों से कहती है इस बंदर को मार डालो। जाओजुई फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है मिस चुनलैन अब बस भी करो, तुम्हें इस बेचारे बंदर को मारकर क्या मिलेगा? उस बंदर को छोड़ दो, मेरा छोटा भाई है, तुम मेरे छोटे भाई को तो नहीं मारना चाहोगी। उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हमारे जाओजुई ने क्योंकि उसका बाजू पकड़ा होता है जिसकी वजह से चुनलैन वहाँ पर वो भी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है गंदे भिखारी कहेंगे, तुम्हारे पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, चलो जल्दी से मुझसे दूर हट जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हारा जाओजुई से कहता है अगर तुम यहाँ पर अपने साथियों को नहीं रोकोगी मेरे लिटिल ब्रदर के ऊपर अटैक करने से तो फिर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पर तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहूंगा। फेंगबो पीछे की तरफ देखता है कि वो वहाँ पर चुनलैन के पास खड़ा है। वो पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने साथियों से कहता है सभी लोग रुक जाओ, उस बंदर को छोड़ो और जल्दी से पीछे आओ, लड़के को मारो, उसने हमारी यंग मिस का हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसे वो सभी लोग उसकी बात सुनते हुए पीछे की तरफ देखते हैं। उसी वक्त हमारे मंकी को यहाँ पर मौका मिल जाता है। मंकी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। वहाँ पर 3 गार्ड्स होते हैं। वो तीनों गार्ड्स के बेल्ट को निकाल लेता है। जैसे वो उनके बेल्ट को निकाल कर आगे बढ़ाता है साथ ही वहाँ पर हंस रहा होता है। सभी लोगों के कपड़ों के अंदर से जब उनकी बेल्ट को निकाल लेता है तो उन सभी लोगों के पजामे वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। वो सभी लोग वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फेंगबो अपने गार्ड से कहता है तुम सभी लोग तो कुछ
ज्यादा ही बेकार हो, तुम लोग तो एक बंदर को भी नहीं पकड़ पाए। हमारा जाओ भी उन सभी की तरफ देखकर वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है सर अब देखो तो सही, वहाँ पर कितने सारे स्टीम बंस हैं, लेकिन ये सारे स्टीम बंस बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं। वो असल में उनकी तशरीफ को स्टीम बन कह रहा होता है। तो फैंग वो अपनी तलवार को लेकर फिर से वहाँ पर गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है अपनी बकवास बंद करो, अब तुम्हारी बारी है। जाओ इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। फिर साथ ही वो जंग में चुनलैंड की तरफ देखता है, वो उसकी तरफ देखता है तो उसे कहता है क्या यहाँ पर तो उससे भी बड़े बड़े स्टीम बन है, लेकिन यहाँ पर तो 2 स्टीम बन है। वो उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा होता है। जाओ कहता है वो वाले स्टीम बन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन ये वाले तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, मेरे तो मुंह में भी पानी आ रहा है। साथ ही हमारे जाओ के मुंह से पानी भी बहता हुआ दिखाई दे रहा होता है। उसका बंदर भी वहाँ पर घूर कर देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या करने वाला है। मिस चुनलैंड चिल्लाकर कहती है फैंग वो जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो। तो फैंग वो बड़ी स्पीड से भागता वहाँ पर आता और कहता है कमीने कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुनलैंड की तरफ इस तरह देखने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और हमारा जाओ से कहता है तो तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम मुझे मार सकते हो या नहीं। और वो भी स्नेक पार्ट को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा जाओ इसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हमारा जाओ ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है क्योंकि अभी तक उसने अपनी स्नेक आर्ट को अच्छी तरह से मास्टर नहीं किया, इसी वजह से वो नीचे गिर जाता है और फैंग उसके सामने खड़ा होता है। फैंग उसे कहता है लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है, तुमने यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए मेरी तलवार को हरा दिया, लेकिन अब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम आखिर पर मरने वाले हो और अब तुम्हारा खेल खत्म। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जैसे उसको मारने लगता है उसी वक्त उसके सामने आकर एक बाला गिरता है। वहीं पर रुक जाता है और सामने की तरफ देखता है। जाओ पीछे की तरफ देखता है कौन आया है। वो सभी लोग वहाँ पर देखते हैं। अब लॉन्ग फैमिली का एक सोल्जर आ जाता है। वो अपने बड़े से लाइन के ऊपर बैठा होता है। लॉन्ग फैमिली का सेकंड मेजर जनरल है जिसका नाम जाओ जैन है। जाओ जैन दूर से चिल्लाकर उसे कहता है मैं लॉन्ग फैमिली का मेजर जनरल हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉन्ग फैमिली के दामाद के ऊपर अटैक करने की, हमारी लॉन्ग फैमिली के दरवाजे के ऊपर। फैंग भी वहाँ पर उस वायलेंट लाइन टाइगर को देखकर काफी घबरा जाता है और कहता है तो वाकई में सेकंड कमांडर है कि मैं यहाँ पर मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। जाओ जैन उन सभी लोगों से कहता है सभी लोग मेरी बात को कान खोलकर सुनो, अगर फ्यूचर में कभी भी किसी ने हमारी लॉन्ग फैमिली के दामाद के ऊपर अटैक करने की कोशिश की उसकी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। फिर वो अपने सोल्जर से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर हमारे यंग मास्टर को ले आओ, हमारे दामाद को लेकर वापस आओ। और वो सभी सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं कि फैंग वो अपनी तलवार को वापस रख लेता है और कहता है अब ये क्या बकवास है, लगता है कि यही वो लड़का है जाओ जुई, यानी कि वो जाओ फैमिली का यंग मास्टर, वो कचरा लड़का है जिसकी शादी लॉन्ग फैमिली में होने वाली है। अगली बार अगर ये लड़का मुझे मिला तो उसके बाद मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हमारा जाओ सोल्जर्स के साथ अपनी लॉन्ग फैमिली के घर में वापस आ जाता है। वो दरवाजा खोलकर जब अंदर आता है तो उसकी वाइफ भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर उसके गले लग जाती है और उसे कहती है जाओ जुई तो तुम फाइनली वापस आ गए, चलो जल्दी से आओ और मेरे साथ खेलो। इस लड़की का नाम लॉन्ग जुएर है जो कि लॉन्ग फैमिली की यंग मिस है। तो जाओ जुई भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जाओ जुई यहाँ पर हमें बताता है कि इसको कोई बीमारी है। वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई इसका इलाज ढूंढना होगा ताकि मैं इसकी स्पिरिट को दोबारा से ठीक कर सकूं, इसकी बीमारी को ठीक कर सकूं। वहीं पर लॉन्ग जुएर की नजर उसके बंदर के ऊपर भी पड़ती है। वो कहती है ये बंदर तो बहुत ज्यादा प्यारा है, चलो ठीक है मैं फिलहाल इसी के साथ खेल लेती हूँ। वो उसके साथ भी वहाँ पर खेलना स्टार्ट कर देती है। तो उसी वक्त उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं जिनका नाम लॉन्ग टियानबा होता है, मिलिट्री के जनरल होते हैं। वो वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं फिर तुम्हें यहाँ पर अपने गेस्ट के साथ इस तरह रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। जैसे टियानबा वहाँ पर पहुँचते हैं वो अपने दामाद की तरफ देखकर कहती है पहले तुझे लड़का बिल्कुल एक बेवकूफ हुआ करता था जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन इसे देखकर लगता है कि इसकी कल्टीवेशन वापस आ गई है, ये तो अच्छी बात है। शाओशी से बताता है ग्रैंडफादर पिछले कुछ दिनों से गायब था क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे किडनैप करने के बाद उन्होंने मुझे होपलेस डीमन अबिस के अंदर फेंक दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से जिंदा बचकर बाहर आ पाया हूँ। उसके ग्रैंडफादर उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं ऐसा कौन है जो कि हमारी लॉन्ग फैमिली के दामाद के साथ ये सब कुछ करने की हिम्मत कर सके। इस एम्पायर की मिलिट्री का जनरल हूँ, जहाँ तक कि एम्परर भी मेरे सामने बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं। आखिर किसकी इतनी हिम्मत है कि जो मेरे फैमिली के दामाद को उठाकर डीमन अबिस के अंदर फेंक गए। मुझे एक बार उन लोगों का पता चल गया तो मैं उनकी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। हमारा जाओ शुएन से कहता है ग्रैंडफादर आपको ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इस मंकी ने मेरी जान बचाई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसे रास्ता भी पता था और इसने मेरी जान बचा ली। लॉन्ग टियानबा भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं लगता है कि गॉड ने हमारी सुन ली, तुम्हारी मेडियंस भी फिर से ठीक हो चुकी हैं और तुम दोबारा से कल्टीवेट कर सकते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फाइनली मुझे मेरी फैमिली के लिए एक सक्सेसर मिलने वाला है। लॉन्ग टियानबा अपने लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं यंग मास्टर को यहाँ पर पर्सनली हील करूंगा, मैं खुद से यहाँ पर हील करने वाला हूँ। बाकी के सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद लॉन्ग टियानबा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जाओ शुई की बॉडी के अंदर अपनी पावर्स को इंसर्ट करते हैं ताकि वो उसकी बॉडी को यहाँ पर हील कर सके। ग्रैंडमा उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ताकि उसे कल्टीवेशन पाथ के ऊपर आगे बढ़ा सके और उसे यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी करवाते हैं। के बाद वो अपने पास से एक जिनसिंग निकालते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये जिनसिंग कितनी स्पेशल है। ग्रैंडमा उसे कहते हैं ये वाली जिनसिंग खाने की वजह से तुम्हारी जान स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी, कल्टीवेशन में तुम्हें मदद मिलेगी। कितनी ज्यादा मदद मिलेगी ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है या फिर तुम्हारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जाओ शुएन के पास से वो 100 ईयर ओल्ड जिनसिंग
सिंह ले लेता है और उनसे कहता है, ग्रैंडपा आपने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, आप इस दुनिया में मेरे सबसे अच्छे ग्रैंडपा हैं। ग्रैंडपा भी जाते हुए उसे कहते हैं, जितना ज्यादा तुम अच्छे से कल्टीवेट करोगे हमारी लॉन्ग फैमिली को उतना ज्यादा फायदा होगा, ताकि तुम मेरी बेटी को और भी ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सको। मैं बताया ना कि 7 दिन के बाद फैमिली की जो पैट्रियार्च है उनकी बर्थडे होने वाली है, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जाओ फैमिली में वहाँ पर जाना चाहिए और जाकर उनको फेस करना चाहिए। जाओ जैन को पहले से कह देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक नई आउटफिट बना दे, ताकि तुम बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए जा सको।